Good morning, students. Today we are starting with the second part of life process. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू डिसाइड वेदर द गिवन ऑर्गेनिज्म और गिवन मैटर इज लिविंग और नॉट. ओके, इफ समथिंग इज अलाइव और नॉट, कौन कौन से क्राइटेरियाज हम यूज़ कर सकते हैं. सेकंड हमने डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं या कौन से हैं, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस. इन लाइफ प्रोसेसेस में हमने 4 मेन प्रोसेसेस को फाइंड आउट किया था. वन इज़ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. सेकंड इज़ रेस्पिरेशन. थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन. इस पेज पर आप देख सकते हैं हमने वो पार्ट्स अंडरलाइन किए हुए हैं. ईच एंड एवरी पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड आई होप यू हैव read it thoroughly. It's very important to read the chapter thoroughly to understand the whole chapter. Now today we are going to start with first life process, that is nutrition. Now nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged part of the body and the energy, and for the energy. I hope you are clear. Nutrition is a life process in living organisms जो हमारे फूड से रिलेटेड है. ठीक है, हम अपनी बॉडी बिल्डअप करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. नाउ हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड. जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वो हम बाहर से ले रहे हैं. ठीक है, for growth and development. Now how do living things get their food? And this जो एनर्जी है और मटेरियल जो हमें भी चाहिए ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल करते हैं डिफरेंट वेज से. सम ऑर्गेनिजम्स टेक इनऑर्गेनिक फूड like carbon dioxide and water and prepare food in its own body. ठीक है, तो ये जो पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे मोड्स की, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? एंड वी नो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर ऑटोट्रॉपिक or heterotropic. 2 modes of nutrition are there, autotropic or heterotropic. Okay, autotropic mode of nutrition, you are very much clear with these points because you have earlier read these topics also in your 9th class. Autotropic mode of nutrition, in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Autotropic mode of nutrition photosynthesis से related है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, जब क्लोरोफिल जो कि उनकी लीव्स में प्रेजेंट है प्लांट्स की, उनकी हेल्प से जब वो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, देन वी कॉल इट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ nutrition. And for this you can check equation is given here. CO2 and water in presence of chlorophyll and sunlight
prepares glucose and oxygen. Now this oxygen is waste material for plants but used by animals, and this glucose is the food prepared by plant for different cells. अब तक आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, बट नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी about the process in detail, and it's very important, very important point. Now photosynthesis occur in 3 steps. Actually photosynthesis के process में क्या होता है? Absorption of light by chlorophyll, then this light is converted to chemical energy. Light energy is converted to chemical energy, और साथ में वाटर जो है वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सेकंड स्टेप में. एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एब्जॉर्ब की जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and then reduction of carbon dioxide. These are the steps followed in photosynthesis. Okay, and these steps are very important. और अब आप photosynthesis में सिर्फ definition नहीं लिखेंगे, आप definition के साथ साथ हम उसके steps जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको भी लिखेंगे. क्लियर? तो अब तक आपने फोटोसिंथेसिस की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन अब आप डेफिनेशन के साथ साथ इन स्टेप्स को भी ध्यान में रखेंगे. ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस क्रॉस सेक्शन, you can see dot-like structures. Okay, these dot-like structures, green dot-like structures, are chlorophyll. ठीक है, these green dots are actually chloroplast, and chloroplast is present in chlorophyll is present in chloroplast, and this chlorophyll is essential for photosynthesis. Is that clear? Now what is chlorophyll? Chlorophyll is green pigment present in the leaves. Okay, and we can observe chloroplast in the cross section, and this chloroplast contains chlorophyll for the photosynthesis. Okay, and here one more thing you have to be very much clear is stomata. Okay, 9th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा के बारे में. Very important in this class also. Opening and closing of stomata. Now open and closed stomata help in the regulation of rate of photosynthesis. Okay, now stomatas are tiny pores present on the surface of leaves through which exchange of gases takes place. Each stoma has a pair of guard cells. These are the guard cells. Okay, pair of guard cells which control the opening and closing of stomatal pore. This is stomatal pore. When water enters the guard cells, it swells and the pores are open. And when guard cells lose water, it shrink and pore close. तो जैसे ही वाटर एंटर करता है इसके अंदर ये स्वेलअप हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है. एज दिस गार्ड सेल लूजेस वाटर, ये श्रिंक होते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, तो वाटर पे डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और इस पे डिपेंड करता है
फोटोसिंथेसिस का रेट, ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिन में जैसे हम कह रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन है, सनलाइट, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस हेयर, ठीक है। तो क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये शो करने के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है आपकी बुक में, ठीक है। 2 हेल्दी पॉट्स लिए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसे अगर हम कंप्लीट करते हैं, इस एट द एंड वी केम टू नो अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग many leaves, you can say, keep it in a dark room for 3 days so that all the starch is used, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो स्टार्च लीव्स के अंदर है उसको प्लांट यूटिलाइज कर लेगा। देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 hours, ठीक है। देन टेक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मेक द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ ऑन द शीट ऑफ पेपर, then dip the leaf in boiling water to make it soft, then dip the leaf in alcohol and heat it in a water bath to decolorize it and remove the chlorophyll, ठीक है। इससे पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाएगा। then wash the leaf in water and dip it in a dilute iodine solution, it will be seen that only the green part of the leaf turns blue-black. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है इसका मतलब उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, स्टार्च इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। इसके बाद एक जो एक्टिविटी और हमारे को करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम ये दिस 6.2 इज़ फॉर CO2 एंड 6.1 एक्टिविटी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को क्लोरोफिल के लिए और सेकेंड एक्टिविटी को हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे हैं। इन दिस एक्टिविटी, इन सेकेंड एक्टिविटी, व्हाट वी हैव टू डू, टेक 2 potted plants of the same size and keep them in dark room for 3 days so that all the starch is used up. Then keep the plant on separate glass plates, ठीक है, अलग अलग ग्लास प्लेट्स पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Keep a watch glass containing some potassium hydroxide near one plant to absorb का, यहाँ पे जो हमने वॉच ग्लास ली है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कवर बोथ द प्लांट्स विद बेल जार, बेल जार मैंने 9th क्लास में आपको दिखाया भी था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ये। And seal the bottom of the jar with Vaseline to make it airtight. Keep the plant in sunlight for 3 hours, then take a leaf from each plant and test the starch. The leaf of the plant kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of starch. This shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट ने क्या किया है, पोटेशियम परमैग्नेट ने जो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इन 2 एक्टिविटीज़ की हेल्प से कि जो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो अब हमने क्या डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
Now we will discuss the next point, that is nutrition in animal. न्यूट्रिशन इन एनिमल से पहले हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पॉइंट, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई होप यू आर क्लियर विद हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं 9th क्लास में. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. ओके, all animals, fungi and some bacteria are heterotrophic. Okay, now heterotrophic organisms means they depend on others for their food. अब ये भी कई तरह से होता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है या हम कहिए कि इनटेक ऑफ फूड है, वो भी डिफरेंट मोड्स में होता है. दैट इज़ लाइक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms get food from dead and decaying. Saprophytic mode of nutrition in which organisms get food from dead and decaying organisms. ठीक है, they break down the food material outside their body and then absorb it, like mushroom and bread mold. Okay, these are mushrooms and bread molds are saprophytes. Clear? Yeast and mushroom, these are saprophytic mode of nutrition. Parasitic, in which organisms get their food from living organisms without killing them. Clear? Parasitic mode of nutrition. अब ये जो parasitic mode of nutrition है, derive nutrition from plants and animals without killing them. यहाँ dead and decaying था, तो यहाँ पर without killing them, तो हम इसको कहेंगे parasitic mode of nutrition. And third, very important, is holozoic mode of nutrition. Holozoic means nutrition in which organisms take food directly and then digest in and absorb in its body. ठीक है, हम जैसे हम हैं human being, we get nutrients from outside directly, then digest or break these nutrients into smaller parts, absorb it and form energy from it. Like amoeba, paramecium, birds, fishes, human beings, all these are holozoic, you can say, organisms. Their mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं holozoic mode of nutrition को. ठीक है, और इसमें भी हम पहले डिस्कस करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, लाइक अमीबा. अब इनकी पूरी बॉडी की सरफेस कहीं से भी फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस. ना जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अभी हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ये टेम्परेरी फिंगर्स, स्यूडोपोडियाज आप कह सकते हो, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस की हेल्प से फूड को एब्जॉर्ब करता है और इनटेक करता है इसका. ठीक है, और ये जो फूड पार्टिकल है ये धीरे धीरे एक वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है इसकी बॉडी के अंदर. और इसका जो साइटोप्लाज्म है
दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपलर वंस में और पूरे साइटोप्लाज्म में इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसकी डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि अमीबा की तो कोई शेप नहीं है लेकिन पैरामीशियम की एक शेप होती है। जो फूड है वो स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है, ठीक है, और सीलियाज उसको हेल्प करते हैं मूव करने में। मैंने जो आपको स्लाइड दी है, जो पीपीटी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है आपके नोट्स के लिए, आप उसमें इनके डायग्राम्स भी देख सकेंगे और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड देन न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम is also there for single cell organism. Here the cilia of paramecium help it to take food and move from one place to other for the search of food. Now come to the most important part, that is nutrition in human being. Now in human being न्यूट्रिशन के लिए या डाइजेशन के लिए एक कंप्लीट सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, द होल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको समझने के लिए हमें पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पता होना चाहिए या ऑर्गन्स पता होने चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो देखिए आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से शुरू हो रही है, ठीक है, बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, ओके, आफ्टर स्टमक you can see small intestine, and after that large intestine, and then anus. Now these are the parts of human digestive system, but with these parts some more you can say organs are there, you can see in the diagram, which help in digestion. Okay, for example हमारे माउथ के आसपास हम देख सकते हैं, यहाँ पर माउथ के आसपास यहाँ पर हमें थायराइड ग्लैंड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। गाल ब्लैडर यहाँ पे शो किया गया है, गाल ब्लैडर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। एंड पेनक्रियास, आप देख पा रहे हैं डायग्राम्स में, pancreas. Now these 4 glands are very important for digestion of food. तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जहाँ पर फूड मूव करता है फ्रॉम माउथ टिल एनस, और इस पूरे ट्रैक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं 4 ग्लैंड्स, जिनको हम साइड बाय साइड अगर देखें तो स्लाइवरी ग्लैंड जो कि स्लाइवा सीक्रीट करता है, ठीक है, और स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। दिस एंजाइम हेल्प अस टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। और स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको बोलता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। ये अब आप समझ सकते हैं, जो माउथ है वहाँ से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जितना स्टार्च है वो ब्रेक हो रहा है शुगर में, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं स्लाइवा मिक्स होता है, एज वी च्यू द फूड
जो मस्कुलर टंग हमारी है वो उस पूरे फूड में सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। ना आफ्टर दिस द होल processed material enters the esophagus by rhythmic movement, we call it peristaltic movement. अब जो ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो भी सलाइवा मिक्स्ड फूड है वो मूव करेगा टूवर्ड्स स्टमक। हियर मूवमेंट ऑफ फूड take place in rhythmic order because of peristaltic movement of esophagus, ठीक है। अब फूड कहाँ पहुँच गया है? स्टमक में। स्टमक में जब फूड पहुँच जाएगा फ्रॉम माउथ टू स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीज़ें रिलीज करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जैसे ही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है तो जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। It facilitates the action of enzyme. Actually, hydrochloric acid increases the action of enzyme pepsin, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है पेप्सिन से वो किसका हो रहा है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अब म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशंस में एसिड लिबरेट हो रहा है, HCl लिबरेट हो रहा है, उससे स्टमक को हार्म ना, उसकी इंटरनल लाइनिंग को हार्म ना हो, उसके लिए म्यूकस हेल्प करता है। नाउ यू कैन सी दैट इन स्टमक 3 secretions आर देयर, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। और डाइजेशन किसका हुआ? प्रोटीन का। देखिए अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में आके स्टार्ट होता है, एंड व्हाट अबाउट फैट्स? अब स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड को पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। Now what happen in the upper part of the small intestine, जिसको कि हम duodenum बोलते हैं, the food is mixed with bile from liver and pancreatic juice from the pancreas. Bile break down fat into smaller globules and pancreatic juice contains the enzyme known as trypsin and lipase. इट ब्रेक्स प्रोटीन इंटू लाइपेज, ठीक है। और फैट का ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वंस अगेन जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हेयर which is fitted into the compact space because of extensive coiling. The length of small intestine differ in various animals depending on the food they eat, ठीक है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ देयर बिकॉज उनको सेलुलोज का ब्रेकडाउन करना है जो कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो इट moves in small intestine. As you know that 7th class में भी आपने ये पढ़ा था, why cellulose eating animals have longer small intestine. ये क्वेश्चन आपने 7th में भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। मीट इज़ easier to digest,
तो जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू हार्बिवोर्स स्मॉल होती है, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जो कि माउथ में स्टार्ट हो चुका है, प्रोटीन स्टमक में स्टार्ट हो चुका है, और ड्यूडनम में फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर और पेनक्रियास से जो सीक्रेशन मिल रहा है वो स्टमक में जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ था उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जब बाइल जूस की वजह से मीडियम एसिड से अल्कलाइन हो जाता है तो पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उस पर जो एक्शन होता है एंजाइम्स का उससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो जैसे एमल्सिफिकेशन का मतलब समझते हो आप, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, है ना, पानी में अगर पानी के ऊपर अगर हम ऑयल डालें तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ना, दैट इज़ एमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर फैट का एमल्सिफिकेशन हो रहा है। द पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, और वो एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स पर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करने के लिए ग्लैंड्स हैं, और जो एंजाइम्स हैं वो फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एंड फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब किया किसने? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने। डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी इनर वॉल में इस तरह से विलाइज प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जैसे जैसे फूड इसमें मूव करता है दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और विलाइज, जो कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब फूड, यानी स्मॉलर जो हमने कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करता है, सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल्स जो हैं उससे एनर्जी फॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है। और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पूरा ट्रैक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो पेनक्रियास है वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है जो कि शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इंसुलिन प्रोवाइड किया जा रहा है और इंसुलिन की वजह से शुगर लेवल रेगुलेट होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल। तो digestive tract, digestive glands and the whole process of digestion I hope is clear to you। तो हम सबसे पहले देखें कि क्या हुआ था एक बार और पूरे प्रोसेस को। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, ठीक है। देन सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो फूड एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एसिमिलेट किया, एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड to all cells, and then
ईजेशन में क्या हुआ, जो एक्सेस और अनडाइजेस्टेड फूड था या जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के थ्रू बॉडी से वेस्ट फॉर्म में रिमूव किया गया। तो इंजेशन, इंटेक को हम इंजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, दीज आर द 5 important steps of digestion in human being. Okay, now these 4 steps help you to understand the complete system. इसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन, जो कि हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, कहाँ से मिलता है उसको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, है ना। जब एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा तभी पेप्सिन काम कर पाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, या प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको विलाई के बारे में बताया है, इंटरनल लाइनिंग के बारे में बताया है, वो सब यहाँ पे आपको आंसर्स लिखते हुए ध्यान रखना है। नाउ यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, देन आई विल प्रोवाइड आंसर्स टू यू। ओके, इससे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं जो कि हम डिस्कस नहीं किए थे। नाउ 4 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। आप इन 4 क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, देन आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स फॉर दिस 4 questions also, ठीक है। 9 inbox questions are there, and first system, or you can say first life process, nutrition is complete here. I hope you understand the points. Read the chapter, read the content carefully first, okay. Make your own notes and understand the whole chapter. We will start with respiration later on. Thank you. Have a good day.